सो कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे द केमिस्ट क्लब। सो आइए हम अपने कंडक्टेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये टॉपिक होगा आपका क्लॉसियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। जैसा कि पहली वीडियो में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को और मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो उसी का ही ये एक बैकग्राउंड है, क्योंकि मैंने आपको देखिए कैलकुलेट करना तो सिखा दिया था, बट मैंने आपकी उसको हिस्ट्री नहीं बताई थी कि वो चीज़ हमने करी तो करी क्यों। तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि बेसिकली ये जो लॉ है ये क्या बताता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि डाइल्यूशन से क्या मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो आपकी इंडिविजुअल आयंस हैं, जैसे आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा ए प्लस प्लस बी माइनस में। तो ये जो इंडिविजुअल आयंस हैं ये कितना दूर हो चुके हैं कि इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन रह ही नहीं गई। मतलब ए और बी आपस में कोई इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब ऐसा हो गया है कि ये ए को पता ही नहीं है कि बी भी प्रेजेंट है उसके रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, तो इस वजह से उसे हम इस कंडीशन को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो डिसोसिएशन होता है, जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे प्रेजेंट हैं उसका जो डिसोसिएशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और जितने भी इंटर आयनिक इफेक्ट्स होते हैं, इंटर आयनिक इफेक्ट्स का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो भी होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द आयंस वो बढ़ जाता है। हमेशा जो भी आयन प्रेजेंट होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में वो माइग्रेट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन का मतलब होता है जैसे ए प्लस है तो उसका को आयन क्या है बी माइनस का को आयन है ए प्लस। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है, इन दोनों को पता ही नहीं है कि मेरे नेबर में कोई एक आयन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। ठीक है, इनका आपस में कोई असर नहीं रह जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको एक फ्री स्पेस मिल जाती है घूमने के लिए। और तो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, टोटल मोलर कंडक्टेंस में। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो बेसिकली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है तो वो किस पे डिपेंड करती है, इन आयंस के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनके बेसिकली नेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, मोबिलिटी तो जितनी ज़्यादा होगी उतना फास्ट हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करेंगे और उतनी ज़्यादा हमें क्या मिलेगी, कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, एंड वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन सा को आयन है उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, वो बस अपने नेचर पे डिपेंड करती है। और उसका नेचर क्या होगा, उसकी मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो चार्ज कैरिंग कैपेबिलिटी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसको कंक्लूड करते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंसेस ऑफ द आयंस कंपोजिंग इट। जैसे मेरा एक इलेक्ट्रोलाइट था ए बी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, जो मेरी टोटल मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब मेरे आयंस बहुत बहुत दूर हो जाएंगे तो उस टाइम पर जो मेरी ए बी की जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी माइनस। ठीक है, ये आपको समझ आया, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे, तो ये अपना अलग से योगदान देगा, ये भी अपना अलग से कंट्रीब्यूशन देगा। इस वजह से जो हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अब इस वजह से हमने, आपको याद होगा जो हमने मोलर कंडक्टेंस निकाली थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हमने कैसे निकाली थी, बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी थी स्टोशियोमेट्री का ध्यान रखते हुए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये सब चीज़ें करी थी। ठीक है, तो जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई कैसे डिसोसिएट होगा, एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कैसे आया है, ए एक्स बी वाई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए इसका ए पे जो चार्ज होता है वो बी के नीचे आता है। ठीक है, तो ए पे क्या चार्ज होगा, वाई प्लस। ठीक है, और बी पे क्या चार्ज होगा, बी पे वो चार्ज होता है जो ए के नीचे जाता है, तो बी पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस। और कितने ए हैं वो ये बताता है, तो यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स ए है,
यहाँ पर कितने बी हैं, वाई, तो यहाँ पर वाई बी है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसे डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पर स्टोशियोमेट्री बता रहा है, तो मैंने वही बताया था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है विच इज़ लैम्डा नॉट ए एक्स बी वाई की, वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी। और ये ज़रूर याद रखना कि ये मल्टीप्लाई होगी एक्स से, मतलब इनके कोफिशिएंट्स ज़रूर इनसे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये डिपेंड करती है चेंज पे, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं या कितने आयन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि अगर उस तरीके का सिर्फ एक ही आयन प्रेजेंट है तो कम होगी, अगर उस तरीके के ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टोशियोमेट्री का आप ध्यान रखना, ये इक्वेशंस आप अच्छे से देख लो। तो यही हमारा कलरॉशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन था। ये बेसिकली उसकी हिस्ट्री है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेशंस बताई थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो कहाँ से आया है, वो इस लॉ से आया है, ठीक है। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इसे देख लेना। जैसे इसमें लिखा है कि Gaussian law gives limiting molar conductivity for strong electrolytes because in case of strong electrolytes only we can extrapolate obtain molar conductivity which is not obtained for weak electrolytes, so we find by the sum of strong electrolytes। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि हम एक्स्ट्रापोलेट करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो निकाल सकते हैं बट वीक के लिए हम नहीं निकालते। तो इस वजह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको प्लस माइनस करके उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा। ये काफ़ी छोटा टॉपिक था तो लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड था। थैंक यू सो मच।